गुड इवनिंग। आज स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के वीडियो 7 लेकर के मिल रहे हैं हम। वीडियो 7 आपको जो है देने में, भेजने में, अपलोड करने में जो है कुछ समय लग गया, इसीलिए एक्चुअली मेरा फीवर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, मुझे फीवर हो गया, खांसी हो गया, इसी तरह से कुछ डिस्टरबेंस की वजह से जो है समय लग गया। अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य सही था तो सोचा कि वीडियो एक डाल देते हैं। लाइव क्लास, यदि स्वास्थ्य आज जैसा रहा, यदि कल वैसा रहेगा तो कल हम लाइव क्लास ज़रूर मिलेंगे। लाइव क्लास की सूचना हम कल आपको सुबह में दे देंगे कि हाँ, मैंने 7 बजे तक हम आपको सुबह में सूचना दे देंगे कि हाँ लाइव क्लास कितना बजे से चलेगा। ऐसे लाइव क्लास यदि चलेगा भी तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 हम ऐसे चलाएँगे, लेकिन सूचना आपको हम कल दे देंगे सुबह में 7 बजे तक कि लाइव क्लास, यदि स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम लाइव क्लास जो है ज़रूर कल चलाएँगे। तो आज हम जो है वीडियो 7 लेकर के वीडियो 7 लेकर के मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 आवेशित चालकों को तार से जोड़ने पर क्षय ऊर्जा का समीकरण प्राप्त करें। 2 आवेशित चालकों को जब हम तार से जोड़ते हैं तो ऊर्जा की कुछ मात्रा ध्वनि के रूप में, प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। आप नोटिस किए होंगे, जब तो 2 चालक को जोड़िएगा तो साउंड निकलता है, ध्वनि निकलता है, प्रकाश निकलता है। इस तरह से जो है ऊर्जा की कुछ मात्रा अलग अलग रूप में नष्ट हो जाती है। उसी नष्ट ऊर्जा का समीकरण निकालना है, उसी क्षय ऊर्जा का समीकरण निकालना है। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। माना 2 आवेशित चालक जिनकी धारिताएं C1 एवं C2 तथा विभव V1 एवं V2 है, इसलिए तार से जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा, तार से जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा बराबर E1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। E1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये तार से जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा है। अब दोनों चालकों को तार से जोड़ दिया जाता है। दोनों चालकों को तार से जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के पश्चात आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर उभयनिष्ठ विभव भी तक होता है। चूँकि V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, उभयनिष्ठ विभव का समीकरण हम ऐसा पढ़ा चुके हैं, उभयनिष्ठ विभव का समीकरण हम निकलवा चुके हैं। आगे देखते हैं। माना तार से जोड़ने के पश्चात चालकों की कुल ऊर्जा, तार से जोड़ने के पश्चात चालकों की कुल ऊर्जा बराबर E2। E2 बराबर 1/2 कुल धारिता इंटू कुल विभव का स्क्वायर। E2 बराबर 1/2 कुल धारिता इंटू कुल विभव का स्क्वायर। E2 बराबर 1/2
कुल धारिता C1 प्लस C2 इंटू कुल विभव, तो कुल विभव का मान आपका यहाँ से रखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, कुल धारिता इंटू कुल विभव का स्क्वायर। E2 बराबर 1/2 C1 प्लस C2, ये आपका हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। एगो C1 प्लस C2 कट जाएगा। E2 बराबर 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। समीकरण नंबर 2। यह हमारा तार से जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा और यह हमारा तार से जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा। ये तार से जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा और ये तार से जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा। दोनों चालकों को तार से जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा इतना था, तार से जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा इतना हो गया। दोनों चालकों को तार से जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा इतना था, दोनों चालकों को तार से जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा इतना हो गया। तो ऊर्जा नष्ट कितना हुआ, ऊर्जा कितना क्षय हो गया, ऊर्जा कितना क्षति हो गया। तो क्षति हो गया निकालना है, क्षय निकालना है, तो समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, जो बचेगा वही ऊर्जा हमारा नष्ट हो जाएगा, वही ऊर्जा हमारा क्षय हो जाएगा। इसमें यदि किन्हीं को सवाल हो, प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो तो ज़रूर बोलिएगा। केवल कैलकुलेशन है, कुछ विशेष नहीं है। अब हम माइनस केवल करके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, माना क्षय ऊर्जा बराबर डेल ई, माना क्षय ऊर्जा बराबर डेल ई बराबर E1 माइनस E2, डेल ई बराबर E1 माइनस E2। तो डेल ई बराबर E1 का मान 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस E2 का मान 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। E1 का मान इतना माइनस E2 का मान इतना। डेल ई बराबर 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। इसके नीचे में एक छिपा हुआ है, डेल ई बराबर 1/2 लघुत्तम ले लीजिए, तो C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 में 1 से भाग देंगे तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। इसके बाद एक को उठाएंगे, दोनों से गुना कराएंगे, फिर दूसरे को उठाएंगे, दोनों से गुना कराएंगे। एक को उठाएंगे, दोनों से गुना कराएंगे, दूसरे को उठाएंगे, दोनों से गुना कराएंगे। चलिए देखते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस,
ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट हटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा। डेल ई बराबर 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 बटा C1 प्लस C2। तो अब देखिएगा ये माइनस में है और ये C1 V1 स्क्वायर प्लस में है, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस में और C1 V1 स्क्वायर माइनस में कट जाएगा। C2 V2 स्क्वायर प्लस में और C2 V2 स्क्वायर माइनस में कट जाएगा। तो इसके बाद दोनों में से सब में C1 C2 कॉमन ले लीजिए। C1 C2 सब में जो है आप देख रहे हो जो वो कॉमन ले लीजिए। डेल ई बराबर 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2। 1/2 C1 C2 कॉमन ले लीजिए, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2। इसके बाद जो बचेगा वो होगा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। डेल ई बराबर 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 और V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। यही हमारा क्षय ऊर्जा का समीकरण है। दो आवेशी चालकों को तार से जोड़ने पर क्षय ऊर्जा का समीकरण। दो आवेशी चालकों को तार से जोड़ने पर क्षय ऊर्जा का समीकरण कितना होगा, तो यही है हमारा। ये केवल एक बड़ा सा कैलकुलेशन पर आधारित टॉपिक था। दो आवेशी चालकों को तार से जोड़ेंगे तो क्षय ऊर्जा का समीकरण कितना होगा, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करके निकाल लिए। सबसे पहले दोनों आवेशी चालकों की ऊर्जा तार से जोड़ने के पहले निकाल लिए। दोनों आवेशी चालकों को तार से जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा कितनी होगी और उसके बाद तार से जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा कितनी होगी। दोनों आवेशी चालकों को तार से जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा कितनी होगी और दोनों आवेशी चालकों को तार से जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा कितनी होगी, हम इस सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने सॉल्व करके निकाल लिया क्षय ऊर्जा का मान कितना हुआ। तो तार से जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा में से तार से जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा घटा दिए, क्षय ऊर्जा का मान मेरा निकल गया। अब हम यहाँ से एक नए टॉपिक की ओर मूव करेंगे, नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके आगे हम लोग का जो पढ़ना होगा वो अब एक नया टॉपिक होगा। नए टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक 2 नंबर का क्वेश्चन या कहें कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अभी जो इस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो 2 नंबर का प्रश्न है, या कह सकते हैं कि उससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। प्रश्न है, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। तो बहादुर, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो धारिता को प्रभावित करने वाला कारक में पहला है चालक की आकृति, दूसरा है चालक का क्षेत्रफल, तीसरा है चालक के समीप दूसरे चालक, और चौथा है चालक के चारों ओर के माध्यम। चालक के चारों ओर के माध्यम। आकृति और आकार भी कह सकते हैं आप। यही बहादुर याद रखिएगा, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आकृति और आकार, क्षेत्रफल, चालक के समीप वाले दूसरे चालक और चालक के चारों ओर के माध्यम। ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं, 4 एक ऐसे वजह हैं जिन पर चालक की धारिता निर्भर करती है। किसी भी चालक की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, किसी चालक की धारिता किन किन कारकों से बदलती है, तो यही वो 4 हैं। आकृति और आकार का हैं,
या क्षेत्रफल कहें, चालक के समीप वाले दूसरे चालक पर कहें, और चालक के चारों ओर के माध्यम। ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर किसी चालक की धारिता निर्भर करती है। किसी भी चालक की धारिता इन्हीं चारों फैक्टर्स पर निर्भर करती है। बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है। प्रश्न पूछ देगा कि निम्न में से किस पर चालक की धारिता निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, तो इनमें से 3 को डाल देगा, 1 आवेश डाल देगा बाहर से। तो आपको देखना होगा कि हाँ कौन सा है कौन सा नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला हमारा टॉपिक है संचक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संचक या संधारित्र, कंडेंसर और कैपेसिटर। ऐसे तो संचक और संधारित्र 2 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो डीप में पढ़िएगा तब संचक अलग है, संधारित्र अलग है। नहीं तो जनरल नॉलेज में हासिल कीजिएगा तो संचक और संधारित्र दोनों एक ही हैं। संचक और संधारित्र दोनों एक ही है जनरल नॉलेज में, लेकिन डीप में जाइएगा तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो संचक या संधारित्र क्या है तो समझिएगा, जब किसी आवेशित चालक के समीप, जब किसी आवेशित चालक के समीप किसी अनावेशित भूधृत चालक को लाते हैं, जब किसी आवेशित चालक के समीप किसी अनावेशित भूधृत चालक को लाते हैं तो अनावेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। सॉरी, आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। यही जो व्यवस्था है, सजावट है, वही हमारा संधारित्र है। ध्यान दीजिएगा, किसी आवेशित चालक के समीप किसी अनावेशित भूधृत, तो संचक क्या है, तो संचक एक व्यवस्था का नाम है, संचक एक सजावट का नाम है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी आवेशित चालक के समीप, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित भूधृत चालक लाकर आवेशित चालक की धारिता बढ़ाई जाती है, उस व्यवस्था का नाम है संधारित्र या संचक। यानी संचक क्या है, तो एक आवेशित चालक के समीप, संचक एक व्यवस्था का नाम है जिसमें किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित भूधृत, भूधृत माने अर्थिंग से जुड़ा हुआ, अर्थड, भूधृत, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आवेशित चालक के समीप अनावेशित भूधृत चालक लाकर आवेशित चालक की धारिता बढ़ाई जाती है। इस व्यवस्था, इस पूरी व्यवस्था का नाम है, इसको संचक नहीं कहेंगे, इसको संचक नहीं कहेंगे, इस पूरी व्यवस्था का नाम है संचक। इस पूरी व्यवस्था को हम संचक कहेंगे। संचक क्या है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित भूधृत, आवेशित चालक के समीप अनावेशित भूधृत चालक लाकर आवेशित चालक की धारिता बढ़ाई जाती है। इस व्यवस्था का नाम है संचक। तो संचक काम कैसे करता है, संचक के काम करने की शैली क्या है, कार्य करने की शैली क्या है, तो कहता है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप किसी अनावेशित चालक को लाते हैं तो नज़दीक वाले सिरे पर ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन चूंकि ये इसका एक सिरा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका सब प्लस बह करके पृथ्वी में चला जाता है। इसके नज़दीक वाले सिरे पर ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न होता है। चूंकि यह पृथ्वी से कनेक्टेड है, इसलिए सब प्लस बह करके पृथ्वी में चला जाता है। तो दूसरा प्लेट पर केवल ऋण आवेश रह जाता है और ऋण आवेश विभव के मान को कम करता है। ऋण आवेश विभव के मान को कम करता है। इस लाइन को समझिएगा कि ऋण आवेश विभव के मान को कम कैसे करता है। ऋण आवेश विभव के मान को कम करता है। ऋण आवेश विभव के मान को कम करता है। तो ऋण आवेश विभव के मान को कम कैसे करता है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पदार्थ है, इसमें प्लस 10 कूलम आवेश है, प्लस 2 कूलम आवेश है, तो टोटल आवेश कितना है, तो 12 कूलम। इसमें हम माइनस 3 कूलम आवेश दे दिए, तो अब कितना आवेश हुआ, तो 9 कूलम। यानी जैसे ही ऋण आवेश दिया तो आवेश घट गया। ऋण आवेश हमने दिया तो क्या हो गया, आवेश घट गया, और आवेश घटेगा तो विभव घटेगा। ऋण आवेश जैसे ही दिया आवेश घट गया। जैसे 10 और 2 12, 12 में से 3 घट गया, 9 हो गया। तो यही प्लस 3 देते ना तो 12 3 15 हो जाता।
फिर इसमें -4 दे दिए तो 11 हो जाएगा। यानी ऋण आवेश आवेश के मान को कम करता है। ऋण आवेश जब आवेश के मान को कम करता है तो आवेश कम होगा तो विभव भी कम होगा। ऋण आवेश आवेश के मान को कम करता है तो आवेश कम होगा तो विभव भी कम होगा। तो कुल मिलाकर के फिर से एक बार बात करें, संचयक क्या है? तो एक व्यवस्था का नाम है जिसमें किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित भूदरित चालक लाकर आवेशित चालक की धारिता बढ़ाई जाती है। उस पूरी व्यवस्था का नाम है संचयक। इसमें अनावेशित चालक के नज़दीक वाले सिरे पर ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न होता है। चूँकि पृथ्वी से कनेक्टेड है इसलिए धन आवेश बहकर पृथ्वी में चला जाता है और दूसरे चालक पर केवल ऋण आवेश बच जाता है। ऋण आवेश विभव के मान को कम कर देती है। ऋण आवेश विभव के मान को कम कर देती है और विभव जब कम होगा तो चूँकि हम जानते हैं कि C बराबर Q/V होता है। C बराबर Q/V होता है। तो जब विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगा। जब विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगा। यही हमारा संचय का सिद्धांत है। संचय का काम है धारिता को बढ़ाना। संचय का काम है धारिता को बढ़ाना। जैसे ही हम अनावेशित भूदरित चालक लाते हैं तो नज़दीक वाले सिरे पर ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न होता है। चूँकि ये पृथ्वी से कनेक्टेड है इसलिए धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है, बच जाता है केवल ऋण आवेश। ऋण आवेश विभव के मान को कम कर देती है। तो ऋण आवेश डायरेक्ट विभव के मान को कम नहीं करती है। ऋण आवेश पहले आवेश के मान को कम करती है और आवेश कम होता है तब विभव कम होता है, क्योंकि आवेश विभव के समानुपाती है। आवेश कम होगा तब विभव कम होगा। तो ऋण आवेश आवेश के मान को कम करती है। तो ऋण आवेश आवेश के मान को कम करती है तो विभव के मान को कम कर देती है। अब विभव कम होता है तो धारिता बढ़ जाता है। यही संचयक का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पर संचयक काम करता है। याद रखिएगा, इसी सिद्धांत पर संचयक जो है कार्य करता है। अगला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। वो है अगले वीडियो में हम उसको लेकर चलेंगे, समांतर प्लेट संचयक। अगला जो वीडियो होगा, अगला टॉपिक होगा समांतर प्लेट संचयक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम इतना ही रन देते हैं। धन्यवाद।